हेलो किड्स। देखिए आज से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11 ऑफ साइंस, वर्क, पावर एंड एनर्जी। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। गैप बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया, पर अब रूटीन बना लेंगे क्योंकि थोड़ी इश्यूज़ हो गए थे, हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, लेकिन ना सब ठीक है, हो जाएगा सब ठीक। और जो है जल्दी जल्दी करते हैं, सिलेबस ख़त्म करना है। मार्च के बाद ही एग्ज़ाम होने हैं इस बार बेसिकली, शायद से अप्रैल में जा सकते हैं। तो अगर अपने पास टाइम काफ़ी है, आप रिकॉल करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा पुराने चैप्टर्स का, आगे हम बढ़ते रहते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो बताइएगा। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्क के बारे में कि वर्क होता क्या है। देखिए क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में सपोज टू बी कि आप, जैसे मैंने ये वीडियो अपलोड किया, आप ये एक एजुकेशनल वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली आप देखा जाए तो एक काम कर रहे हैं कि आपकी नॉलेज प्लस हो रही है, आप अपना थोड़ा सा जो स्टडी से रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क, आप कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हैं। बट साइंस की लैंग्वेज में कोई वर्क नहीं है। वर्क, साइंस की लैंग्वेज में वर्क क्या होता है कि अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें, अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर, थोड़ा कोल्ड है तो थोड़ी सी आवाज़ ऐसी हो सकती है, पर मैं कोशिश करूंगा अच्छे से ही क्लियर ही आवाज़ निकले, ठीक है। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा था, अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और बॉडी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाए, मतलब कि मूव कर जाए, जिस पोजीशन पर वो रखी हुई है वहाँ से थोड़ा सा मूव करके शिफ्ट हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि हाँ भी वर्क हो रहा है साइंस की लैंग्वेज में, ठीक है ना। मतलब ये कहने का, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स पोजीशन, देन वर्क इज सेड टू बी डन, ठीक है, यही वर्क है। इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स पोजीशन, देन वर्क इज सेड टू बी डन, तब कहा जाता है कि हाँ भी वर्क हो रहा है, ठीक है। अगर आपने फोर्स लगाया और बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही, सपोज टू बी कि यू आर पुशिंग अ वॉल, आप एक दीवार को पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, बट दीवार तो अपनी जैसे नहीं हिल रही, ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं नो वर्क इज डन देयर, उस केस में कोई काम नहीं हो रहा है। तो सिंपली डेफिनेशन याद रखिए, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स पोजीशन, then work is said to be done. If there is no displacement in the body, then there will no be any work. तो कोई वर्क नहीं माना जाएगा, तो कोई वर्क नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। मतलब फोर्स लगना जरूरी है और डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, दोनों चीजों का होना जरूरी है, ठीक है। देखिएगा, वर्क, फॉर डूइंग वर्क एनर्जी, अच्छा एक बात और देखिए, अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग एनर्जी के बारे में। यहाँ देखिए, वाई समटाइम्स नॉट मच वर्क इज डन इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। देखिए कई बार क्या होता है कि हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, जैसे मैंने वॉल का एग्जांपल दिया था, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भी वो वॉल पर हम बहुत अच्छे से फोर्स लगा रहे हैं, बट वॉल मूव नहीं कर रही, तो मतलब कोई वर्क नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो देखिएगा, रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग, थिंकिंग, एनालाइजिंग आर ऑल एनर्जी कंज्यूमिंग, बट इन साइंटिफिक मैनर नो वर्क इज डन इन अबव केसेस, ठीक है। आप राइटिंग में तो चलिए कुछ मान सकते हैं, यहाँ भी राइटिंग में आप पेन को डिस्प्लेस करा रहे हैं, तो राइटिंग में तो मान सकते हैं यहाँ भी वर्क हो रहा है, बट रीडिंग में कोई वर्क नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि साइंस की लैंग्वेज में कोई वर्क नहीं हो रहा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, अ मैन इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड इन ट्राइंग टू पुश अ रॉक और वॉल, बट वर्क इज डन जीरो एज द वॉल इज स्टेशनरी बिकॉज ऑफ द वॉल इज नॉट मूविंग, क्योंकि वॉल मूव नहीं कर रही है, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग स्टिल विद हैवी सूटकेस मे बी टायर्ड, एक कोई पर्सन है वो एक सूटकेस को अपने सर पर रख के खड़ा हुआ है, ठीक है ना, इनडायरेक्टली देखा तो वर्क कर रहा है। वर्क कैसे कर रहा है, क्योंकि उसको एक सूटकेस को होल्ड किए हुए है, ठीक है ना। लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में वो कोई वर्क नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द सूटकेस, क्योंकि सूटकेस में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो ये कुछ केसेस है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, हमने ये तो समझ लिया कि वर्क होता क्या है, अच्छा समझ में आ गया हमको वर्क होता क्या है, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ बॉडी, अ मूविंग ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है अगर रेस्ट में आ जाए तो वर्क हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उसका बेसिकली उसकी पोजीशन चेंज हुई है ना, जिस कंडीशन में वो था, जिस पोजीशन में वो था उसका चेंज हुआ। सेकंड केस, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग, तो भी वर्क हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस, तो भी वर्क हो रहा है। और अगर शेप अगर बॉडी की चेंज हो जाती है तो भी जो वर्क हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पर वर्क हो रहा होता है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है, साइंटिफिक कॉन्सेप्शन ऑफ वर्क अगर हम समझें तो वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन इन अ बॉडी। इनडायरेक्टली जो डेफिनेशन मैंने अभी बोली है, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स पोजीशन, देन वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स। ये थोड़ी सी लैंग्वेज, थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज हमने लिख दी है यहाँ पर कोई बात नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज, वो आप यूज़ करिए। और कई बार क्या होता है, देखिए जो नोट्स में भेजता हूँ उसमें लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल होगी और जो मैं बोल रहा हूँ वो लैंग्वेज थोड़ी सी ईजी होगी, तो वीडियो पॉज करके वीडियो को रोक कर वो डेफिनेशन लिख सकते हैं जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा, कंडीशन ऑफ द वर्क, वर्क की कंडीशन क्या है, दो कंडीशन हैं। द फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी,
सेकंड वन, देयर शुड बी डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी। ये दो कंडीशंस होती हैं वर्क की। फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी, बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड। ठीक है, अच्छा तो देखिएगा ये यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स हैं। वर्क इज डन व्हेन, वर्क कब कब होता है, देखिए कौन सी केसेस हैं। एक ही पर्सन है जो साइकिलिंग कर रहा है, ठीक है ना, साइकिलिंग कर रहा है तो वर्क हो रहा है बिकॉज ऑफ एक पर्टिकुलर फोर्स को अप्लाई कर रहा है साइकिल के पेडल्स के ऊपर और साइकिल मूव कर रही है तो वर्क हो रहा है। अ मैन इज लिफ्टिंग लोड इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर कोई पर्सन किसी लोड को अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट कर रहा है या ऊपर से नीचे लिफ्ट जो है रिलीज कर रहा है तो भी वर्क हो रहा है क्योंकि फोर्स अप्लाई कर रहा है और बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। वर्क इज नॉट डन व्हेन, वापस से भी चीज़ें लिख दी हैं समझाने के लिए, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अ कुली कैरिंग सम लोड ऑन हिज हेड स्टैंड्स स्टेशनरी, एक कुली है वो खड़ा हुआ है अपने सर पर कुछ लोड को लेकर, स्टेशनरी मतलब जो है स्टिल खड़ा हुआ है, सिर्फ मूव नहीं कर रहा है, सो नो वर्क इज डन देयर। अ मैन इज अप्लाइंग फोर्स ऑन अ बिग रॉक और बिग वॉल, अगर कोई पर्सन किसी रॉक के ऊपर या वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है वो मूव नहीं कर रही है तो भी कोई वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ गया होगा अच्छे से मेरे ख्याल से। चले इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे। हाँ जी देखिएगा, वर्क डन बाय अ फिक्स फोर्स, अगर देखिए हम पता करना चाहते हैं कि कोई भी फोर्स किसी बॉडी के ऊपर जब अप्लाई होता है तो कितना वर्क होता है। सपोज टू बी एक कोई फोर्स है F, ठीक है ना, वो किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, एक फोर्स F किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है F, ठीक है, और बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है S, F फोर्स है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है S, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज सेड टू बी द वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको याद होगा हमने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट का सिंबल जो होता है, डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए S सिंबल यूज करते हैं। तो अगर हम वर्क की वैल्यू पता करना चाहते हैं कितना वर्क होगा तो W इज इक्वल टू F इंटू S। ठीक है, अच्छा देखिए अगर हम इसकी यूनिट के बारे में बात करें तो जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और जो S है मतलब कि डिस्प्लेसमेंट उसकी यूनिट होती है मीटर, तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर को शॉर्ट में जूल भी कहा जाता है, JOULE, इसे शॉर्ट में जूल भी कहा जाता है। एक्चुअली बहुत टाइम पहले एक फिजिसिस्ट थे, उनका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल, उनको ऑनर देने के लिए इसकी यूनिट जूल रख दी गई है। ठीक है, और इसका जो सिंबल है वो है कैपिटल J, मतलब जूल को कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्चुअली न्यूटन इंटू मीटर को शॉर्ट में ही जूल कहा जाता है और इसका जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल J। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात और आती है कि वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। आपको याद होगा स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, दोनों की जरूरत होती है, उसे बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ जो है वैल्यू की मतलब कि मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो इसीलिए एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक बात और पूछते हैं कि 1 जूल की डेफिनेशन बताइए, या फिर व्हेन वर्क इज सेड टू बी 1 जूल, ये भी कह सकते हैं, या फिर डिफाइन जूल, ठीक है, या फिर डिफाइन द यूनिट ऑफ वर्क, वो इनमें से कोई भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं आपसे 1 जूल की डेफिनेशन पूछने के लिए। ठीक है, अच्छा आप समझिएगा, पूछा जा रहा है कि ये 1 जूल कब होगा। देखिए ये 1 तब आएगा, ये 1 जूल तब आएगा जब जो फोर्स है वो 1 न्यूटन हो जाए, ये फोर्स है वो 1 न्यूटन हो जाए, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मीटर हो जाए। तो 1 इंटू 1 करेंगे तभी तो 1 निकल कर आएगा। बस आप इसी को वर्ड्स में बोल दीजिए। अब इफ 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर देन वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। अगर किसी बॉडी के ऊपर हम 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं और जो बॉडी है वो 1 मीटर मूव कर जाती है तो उस केस में जो वर्क है वो 1 जूल कहलाता है। इफ 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर देन वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। आप ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं, देखिए आगे। हाँ जी देखिएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। देखिए जो अमाउंट ऑफ वर्क है, ठीक है ना, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा W इज इक्वल टू F इंटू S, मतलब फोर्स पर डिपेंड करता है और डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। इन दो चीज़ों पर जो वर्क है वो डिपेंड करता है। नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मतलब वैल्यू ऑफ द फोर्स, जितना फोर्स ज़्यादा होगा उतना ही वर्क ज़्यादा होगा। और दूसरी बात हो गई डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उतना ही वर्क ज़्यादा होगा। तो इन दो चीज़ों पर जो वर्क है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा कि ये तो हमारा डिस्कशन हो गया कि हमें वर्क क्या होता है। अच्छा यहाँ पर हम लोग लेके चल रहे थे कि एक पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया गया
और जो बॉडी है मूव कर गई। अच्छा सपोज टू बी कि हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, इसमें हमने एक फोर्स लगाया और बॉडी जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ही है, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने के बजाय वो एक पर्टिकुलर एंगल पर चली गई। लाइक हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम लोग अपनी बाइक्स को, स्कूटर को अपने घर के बाहर जो रैंप होती है उसके ऊपर जब चढ़ाते हैं, ठीक है, तो आप उसका एग्जांपल ले सकते हैं। तो मान लिया इनके मतलब जो बॉडी मूव करके गई है एक पर्टिकुलर एंगल पर, इस एंगल पर जो चली गई है, इस एंगल को हमने थीटा सपोज कर लिया। थीटा यहाँ पर एक सिंबल है, दैट्स इट, एंगल का। ये क्यू जैसा बनता है आपको, ये हालांकि 10th स्टैंडर्ड में ज़्यादा देखने को मिलेगा। थीटा बेसिकली एक एंगल होता है। तो इस केस में जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला होगा W=F(s cos थीटा)। हालांकि अभी आपको नहीं पता है कि cos थीटा है क्या, मैं समझाता हूँ आपको कि cos थीटा है क्या। देखिए जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं और उन साइड्स का जो रेशियो होते हैं, अगर हम उन साइड्स का रेशियो निकालें तो जो वैल्यूज आपको मिलती हैं उन्हें कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा हिंट देने के लिए, उन्हें कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो नंबर में 6 होते हैं। एक होता है साइन, एक होता है कोसाइन, एक होता है टेंजेंट, एक होता है कोसेकेंट, एक होता है सेकेंट और एक होता है कोटेंजेंट। ये आपको 10th स्टैंडर्ड में देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको सिर्फ एक के बारे में स्टडी करनी है, कोसाइन के बारे में, जिसे शॉर्ट में कॉस कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिएगा कि जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग होती है। जैसे मैं आपके यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2, ठीक है। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग वैल्यूज़। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 और कॉस एक और लास्ट 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो आपको कुछ वैल्यूज़ याद कर लेनी है जो कि आपको एग्जाम में काम आ सकती हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस 0 1 हो गया, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0 और कॉस 180 डिग्री -1, ठीक है। अब देखिए, अब जितने भी केस हमने डिस्कस किए उनके बारे में वापस से बात करते हैं हम लोग। हाँ जी, तो देखिए मैंने क्या बोला कि अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर एंगल पर हो जाता है, ठीक है। पहला केस सपोज टू बी कि वो एंगल 0 डिग्री का है, मतलब जैसे एक बॉडी है उसके पे फोर्स लगाया गया और बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करके जा रही है जिधर फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है ना। मतलब एक पर्टिकुलर एंगल पे नहीं है, मतलब इस केस में जो एंगल है वो 0 है। पहला केस है, सबसे पहला केस, ठीक है, पहला केस। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है W=Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। देखिए इस केस में जो थीटा वो 0 डिग्री हो गया और cos 0 डिग्री की वैल्यू अभी हमने पीछे पढ़ी थी 1 होती है। तो इस केस में जो W आएगा वो आएगा Fs, मतलब कि F/s। मतलब इस केस में जो वर्क होता है वो मैक्सिमम होता है एंड दैट इज इक्वल टू Fs, ठीक है। सेकेंड केस, अगर कोई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जिधर फोर्स लगाया जा रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, 90 डिग्री के डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस कर रही है फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। सपोज टू बी किसी बॉडी को भी एक फोर्स अप्लाई किया गया ऐसे और बॉडी मूव करके 90 डिग्री की डायरेक्शन में चली जाती है, मतलब इन दोनों बीच में 90 डिग्री का एंगल है जहां फोर्स लगाया जा रहा है और जहां बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। उस केस में वर्क कितना होगा, फॉर्मूला होता है W=Fs cos थीटा। तो Fs cos थीटा, थीटा मतलब 90 डिग्री। अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो जो वर्क है वो 0 हो जाएगा। मतलब अगर कोई बॉडी जिधर फोर्स अप्लाई किया जाता है उस डायरेक्शन से 90 डिग्री की डायरेक्शन में मूव करती है तो उस केस में जो वर्क होता है वो 0 होता है। नन वर्क इज डन देयर, कोई काम वहां पे नहीं किया जाता। इसके एग्जांपल्स लेते हैं, देखिएगा। सपोज टू बी कि कुली है, ये कुली है, ठीक है। इस हमने सिर पर कोई लोड रख रखा है और ये ऐसे करके मूव करके इस तरफ को इससे ले जा रहा है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा अर्थ की तरफ होती है, तो इस पर अगर इस लोड पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन काम करेगी वो नीचे की तरफ काम करेगी, टुवर्ड्स अर्थ। तो देखिए बॉडी जा रही है इस एंगल पर और वर्क फोर्स अप्लाई हो रहा है इस तरफ को, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो गया। तो इस केस में जो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो 0 होगा। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले देखिए। देखिए सपोज टू बी हम बात कर रहे हैं कि जैसे हमारी है अर्थ, मून इसके चारों तरफ रिवॉल्यूशन कर रहा है, ये हमारा मून है जो इसके चारों तरफ रिवॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, मान लीजिए देखिए मून यहाँ पर है ना, मैं मून एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करते हैं तो अभी सेम केस है। आप अगर किसी पत्थर को, छोटे से पेबल को एक
थ्रेड में टाई कर लीजिए, फिर उसे घुमाइए, ठीक है ना, तो भी सेम कंडीशन ही काम करेगी। तो मान लीजिए मून यहाँ पर है, अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी भी, मतलब जैसे मान लो कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम पता करना चाहते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या है, तो वहाँ पे एक टेंजेंट बना लीजिए, बन जाती है टेंजेंट। टेंजेंट जो होती है एक ऐसी लाइन होती है जो किसी पॉइंट को, किसी सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए जाती है। फिर से बनाता हूँ मैं, हाँ जी, मान लीजिए इस पॉइंट पर हम पता करना चाहते हैं, यहाँ पर बनाएंगे हम टेंजेंट, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरीके से। तो देखिए अगर हम इसके सेंटर से, जो रिवॉल्यूशन का जो सेंटर है, मतलब सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है, इससे अगर हम इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का बनता है हमेशा। तो वही वापस है, अगर दोनों के बीच में, मतलब डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ये है और फोर्स की डायरेक्शन जो है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो आप कह सकते हैं वापस से, इन दिस केस द वर्क डन विल आल्सो बी जीरो। यानी कि अगर अर्थ की ग्रेविटी की वजह से मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करता है तो भी अर्थ जो वर्क करती है वो जीरो ही है। ठीक है, समझ में आ गई बात अच्छे से? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, और जो इसका लास्ट वाला केस था कि वर्क डन, इसका लास्ट केस मैं समझाता हूँ। देखिए सपोज टू बी कि सामने से सपोज टू बी कार आ रही है, ठीक है, और एक पर्सन उसे पुश करने की कोशिश कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कार ऐसे करके आ रही है इस तरफ को, और जो पर्सन है वो इसे इस डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश कर रहा है, इसके ऑपोजिट। ऑब्वियसली बात है वो कार को पुश तो नहीं कर पाएगा। तो क्या है कि इस केस में जो पूरा एंगल बन जाता है ना, पूरा एंगल ये 180 डिग्री का बन जाता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई है। देखिए जैसे इस डायरेक्शन से कोई बॉडी आ रही थी, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश की गई, तो पूरा एंगल जो हो गया यहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ फोर्स दोनों के बीच का एंगल जो हो गया 180 डिग्री हो गया, स्ट्रेट लाइन होगी ना इसीलिए। तो हमने पीछे डिस्कस किया था cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो अगर आप इस केस में वर्क पता करेंगे तो वर्क इज इक्वल होता है एफ एस कॉस थीटा, यानी एफ एस कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। तो ओवरऑल डब्ल्यू इज इक्वल टू निकल कर आएगा -एफ। इस केस में जो वर्क होता है वो नेगेटिव होता है और मिनिमम होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच केस द वर्क डन बाय द फोर्स इज मिनिमम, तो आप बताएंगे व्हेन बॉडी डिस्प्लेसेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जिधर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव करती है, तो इन दैट केस द वर्क डन बाय द फोर्स इज मिनिमम एंड नेगेटिव। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, बहुत अच्छे समझ में आ गया। इसका एग्जांपल लीजिएगा, देखिए सपोज टू बी आपने एक बॉल को ऊपर थ्रो कर दिया अपवर्ड डायरेक्शन में, बॉडी ऊपर जा रही है, बॉल ऊपर जा रही है। हम पता करना चाहते हैं कि इन दिस केस व्हेन द बॉल इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क करेगा। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, नीचे की तरफ, और बॉडी जा रही है ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है ना। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। दैट इज इफ द बॉल इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन देन इन दैट केस द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा नीचे होती है टुवर्ड्स अर्थ, और बॉडी जा रही है ऊपर की तरफ। तो एक एग्जांपल आप ले सकते हैं इस चीज़ का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए वेरी नाइस, देखते हैं इसके बाद आगे। हाँ जी, तो देखिएगा ये नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो वर्क ये आप अच्छे समझ गए होंगे, है ना। पॉजिटिव वर्क था W=Fs, नेगेटिव था व्हेन द बॉडी डिस्प्लेसेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और जीरो वर्क तो आपको पता ही है, अगर फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो वर्क जीरो होता है, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो वर्क जीरो होता है, और अगर बॉडी के मोशन की डायरेक्शन और फोर्स अप्लाइड की डायरेक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, मतलब इफ द बॉडी डिस्प्लेसेस इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। देखिए अगर लैंग्वेज का इशू रहे तो मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ वीडियो पॉज करिए, 2-3 वर्ड लेके फिर वीडियो प्ले करिए, फिर 2-3 वर्ड लेके, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इफ द बॉडी डिस्प्लेसेस इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स इन दैट केस द वर्क डन विल आल्सो बी जीरो, तो उस केस में भी वर्क डन जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया हो मेरे ख्याल से, एज आई थिंक। तो मैं समझा चुका हूँ आपको बहुत अच्छे से सारी बातें। हाँ जी, इसके बाद देखिएगा हम बात करते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होती है, देखिए मैंने आपको वहाँ पर रोक दिया था कि एनर्जी का मतलब मैं समझाऊंगा होता क्या है। देखिए सपोज टू बी कि कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है, बहुत सारा काम करके आया, उसको बोला जब ये काम करो बाजार से जाके 20 किलो आटा और लेकर आ जाओ, तो वो बोलेगा अरे भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, क्यों मैं थक गया हूँ, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। ऐसे हम जनरली एक वर्ड यूज़ करते रहते हैं। तो मतलब ये कहने का कि इनडायरेक्टली कहने का सेंस ये है कि वो कोई भी काम तभी कर सकता है जब उसके अंदर एनर्जी हो। अगर किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी पर्सन के अंदर एनर्जी नहीं है तो वो कोई वर्क नहीं कर सकता। यानी कि अगर आपको एनर्जी को डिफाइन करना है, एनर्जी की डेफिनेशन बोलें तो आप बोल सकते हैं द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क।
द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, किसी भी व्यक्ति की या किसी भी ऑब्जेक्ट की कार्य करने की जो कैपेसिटी है, काम करने की जो कैपेसिटी है, वर्क करने की जो कैपेसिटी है, वो एनर्जी कहलाती है। द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क इज सेड टू बी एनर्जी। ठीक है, ये सिंपल से इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ये देखिए लिखी हुई है। ओके, अच्छा इसके बाद देखिएगा कि एनर्जी कई सारे फॉर्म की होती है। एनर्जी हमारे आसपास बहुत सारे फॉर्म्स की मिलती है। देखिए, हीट एनर्जी भी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी भी होती है, लाइट एनर्जी भी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है, मैकेनिकल एनर्जी भी होती है, केमिकल एनर्जी भी होती है, मस्कुलर एनर्जी भी होती है। मतलब बहुत सारे काइंड की एनर्जी हमारे आसपास प्रेजेंट है। ठीक है, हालांकि हम सबके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। मतलब प्रिसाइसली अगर देखा जाए तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, देखिए मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है। किसी भी बॉडी के अंदर उसकी पोजीशन या फिर मोशन की वजह से जो वर्क करने की कैपेसिटी है, मतलब जो एनर्जी प्रेजेंट है, उसे मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। द एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी या फिर द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन और पोजीशन, किसी भी बॉडी की पोजीशन या फिर मोशन की वजह से उसके अंदर जो वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है, उसे एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी की दो पार्ट्स हैं। कोशिश करिएगा कि जो लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ वही आप लिख लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैंने बात की मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, ME, द एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और मोशन इज सेड टू बी मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना, किसी भी बॉडी की पोजीशन और मोशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट होती है, दैट इज सेड टू बी द मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की आप दो पार्ट्स कह सकते हैं। एक तो होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को P लिख देते हैं, इसे U भी कई बार को लिखा जाता है, बुक में आपको U भी देखने को मिल सकता है। एक होता है काइनेटिक एनर्जी, KE लिख दिया मैंने इससे, और इसे जनरली सिर्फ K लिख देते हैं। ठीक है, इनकी डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है द एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, द एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, CONFIGURATION। ठीक है, लेकिन इस शब्द का मतलब समझाता हूँ मैं क्या है कहने का मतलब। सपोज टू बी आप किसी छत पर खड़े हुए हैं और नीचे एक कोई बॉल है। ठीक है, आपको थोड़ी शरारत सूझती है, आप क्या करते हैं, छोटा सा एक पेबल लेकर, एक पत्थर लेकर उसके ऊपर गिरा देते हैं। तो आप देखेंगे जब वो बॉल से टकराएगा तो जो बॉल है वो मूव कर जाएगी। मतलब आपने उस पर्टिकुलर पत्थर को, उस पेबल को एक पर्टिकुलर हाइट से गिराया तो उसके अंदर वर्क करने की कैपेसिटी आ गई। ठीक है, क्योंकि उसकी हाइट एक मतलब अर्थ से एक पर्टिकुलर हाइट थी। ठीक है, इसकी वजह से उसके अंदर एक एनर्जी प्रेजेंट थी, तो उसे कहा जाता है मतलब बेसिकली वही जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, एक और काइंड की पोटेंशियल एनर्जी होती है। सपोज टू भी देखिए, आपने देखा होगा कि हम लोग कैटेपल्ट, गुलेल यूज करते हैं, उसे खींच के रखते हैं, उसमें पत्थर टाई कर लेते हैं, बांध लेते हैं, उसके बाद खींचते हैं तो पत्थर काफी दूर तक जाता है। हम ये खेल अधिकतर रबर बैंड से भी करते रहते हैं, जो बालों में रबर बैंड लगाई जाती है, या हम लोग यूज करते हैं बो एंड एरो, है ना, उसे हम खींच के रखते हैं, उसे रिलीज करते हैं तो मूव करके चला जाता है। तो मतलब उसकी शेप में हमने चेंज कर रखा है ना। अगर आप किसी भी बॉडी की शेप में चेंज करते हैं तो भी उसके अंदर एक पर्टिकुलर एनर्जी आ जाती है, इसी को ही बोला जाता है चेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो देखिए दो बातें हुई। पहली बात यह है कि हमने एक पर्टिकुलर बॉडी को एक पर्टिकुलर हाइट पर रखा हुआ है, तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो, और कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करने की वजह से जो एनर्जी आ रही है वो, ये दोनों ही पोटेंशियल एनर्जी के काइंड है। तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है तो आप बोलेंगे द एनर्जी प्रेजेंट इन बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को जनरली यूज से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और अगर आप बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन होगी द एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, किसी भी बॉडी की मोशन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी प्रेजेंट होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। द एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, और पोजीशन मतलब अर्थ से उसकी जो पोजीशन है, अर्थ से एक पर्टिकुलर हाइट पर जो रखी हुई है। द एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के दो पार्ट्स हैं। पोटेंशियल एनर्जी की दो पार्ट्स हैं। पहला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दूसरा होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए एक ही चीज़ के दो हिस्से कर दिए उन्होंने। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में आप क्या लिखेंगे, द एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन फ्रॉम अर्थ, अर्थ से उसकी जो पोजीशन होती है
उसकी वजह से जो उसके अंदर एनर्जी प्रेजेंट है दैट इज सेड टू बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम बात करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इलास्टिक लाइक उसकी शेप में चेंज करने की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी आती है, द एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये इसके दो पार्ट्स हैं, दोनों की डेफिनेशन आप लिख लीजिए। अच्छा देखिए, हम पोटेंशियल एनर्जी के अगर फॉर्मूला की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल यू है जनरली, तो यू इज इक्वल टू होता है mgh। ठीक है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है ना, m यहाँ पर मास है, v इसकी वेलोसिटी है, सो k इज इक्वल टू हाफ mv²। और दोनों अगर किसी बॉडी के अंदर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो इन दोनों की सम के इक्वल होती है। द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है। अच्छा देखिए, एनर्जी जो है दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द वर्क डन। तो अगर वर्क डन की जो यूनिट है वो जूल है, ठीक है ना, और जो वर्क हो रहा है वो एनर्जी की वजह से हो रहा है, तो इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी की यूनिट है वो भी जूल ही होती है। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो जूल, और एनर्जी इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी भी यूनिट जूल ही हुआ करती है। ठीक है, तो हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर ली, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर ली, और वर्क की स्केलर और कंडीशंस के बारे में बात कर ली। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो पार्ट है ये यूनिट ऑफ ये जो मेन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से हम जो बात करते हैं वो मेरे ख्याल से कल वाले वीडियो में कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए फिर कल वाले वीडियो में बात करते हैं। ओके बाय।